तो स्वागत है दोस्तों एक और कहानी में। दरअसल आज की दो कहानी हैं। आज की पहली स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना कोई देरी के सुनते हैं पहली कहानी। तो लगा लीजिए ईयरफोन और चलते हैं कहानियों की दुनिया में मेरे साथ। मैं नीदरलैंड की रहने वाली हूँ। मेरा घर जहाँ पड़ता है वो जर्मन बॉर्डर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो हम बॉर्डर के पास नहीं जाते, लेकिन वहाँ के कुछ ऑफिसर्स हमारे यहाँ आया करते हैं। मेरे पापा एक किसान हैं, तो हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। हमारी फैमिली में करीब 10 से 12 लोग रहते थे। हम 3 भाई बहन थे। मेरी छोटी बहन का नाम लूना था और छोटे भाई का नाम था टॉम। ये दोनों मुझसे 5 साल छोटे थे। मेरे साथ यह घटना 90 के दशक में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 11 साल से 12 साल की ही होगी। मेरा नाम लिसा है। मेरे से 2 बड़े भाई बहन और भी थे, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। मैंने मेरे पापा से पहले बहुत पूछा कि वो कैसे मरे, पर वो कुछ भी नहीं बताते। वो हर बात पे टॉपिक चेंज कर देते थे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बताते थे कि वो दोनों जुड़वा थे। मैं जब मम्मी या घर के बाकी सदस्यों से पूछती थी तो वो बोलते थे कि वो दोनों अचानक से गायब हो गए थे। उनके इस जवाब से मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद वो लोग मजाक कर रहे हों। लेकिन उन्होंने मुझको और मेरे भाइयों को जंगल में जाने से मना किया हुआ था। उन्होंने यह बोला था कि कभी कुछ भी हो जाए, हमें जंगलों की तरफ नहीं जाना है। तो हम हमेशा घर के पास ही खेलते थे और जंगल की तरफ हम जाते भी नहीं थे और ना ही जा सकते थे, क्योंकि आर्मी वालों ने जंगल के आउटसाइड में लकड़ियों की बड़ी बड़ी दीवार बना रखी थी। उसको पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जब यह घटना मेरे साथ घटी, उस वक्त शाम के यही कोई 6 बज रहे थे और दिसंबर का महीना था। ठंड काफ़ी थी, तो मैं और मेरी दोनों छोटे भाई बहन लुका छुपी का खेल खेलने लगे। मैंने लूना और टॉम से बोला कि तुम दोनों जाकर छुप जाओ और मैं 10 तक गिनती हूँ, उसके बाद मैं तुमको ढूंढने आऊँगी। वो दोनों जाकर छुप गए और मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती करने लगी। इसके बाद कुछ देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद मैं घने कोहरे में अपने भाई को ढूंढने लगी। हमारे यहाँ एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी हुआ करता था, तो मैं अपने भाई को ढूंढने वहीं पर गई, क्योंकि टॉम ज़्यादातर वहीं छुपता था और लूना मम्मी के बेडरूम में। मुझको मुर्गियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी डरी हुई है। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ देख लिया होगा। मैं तुरंत उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन मुर्गियों को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई है। जहाँ पर हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म था, वहाँ से घर साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन कोहरे की वजह से वो भी बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। और हमारी पोल्ट्री फार्म के पीछे से जंगल शुरू हो जाता था। मैं वहाँ जाकर टॉम को ढूंढने लगी, लेकिन मुझको वहाँ कहीं नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि पोल्ट्री फार्म के पीछे के साइड से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पीछे की तरफ भाग के गया हो। मैंने तुरंत देखा कि कौन होगा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि जो लकड़ियों की बड़ी दीवार आर्मी वालों ने जंगल के बाहर बनाई थी, उसमें बहुत ही बड़ा सा छेद था। छेद इतना बड़ा था कि कोई भी आदमी उसके अंदर से जा सकता था। यह बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि इससे पहले यह छेद यहाँ पर नहीं था, मुझे कभी दिखा नहीं। मुझे लगा कि टॉम
खेल खेल में इस छेद से होते हुए जंगल के अंदर चला गया होगा। मुझको इसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि पापा ने मुझको बोला था कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैंने उसका नाम जोर से पुकारा, टॉम तुम अंदर हो क्या? पर वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उस पार मुझको बस अंधेरा ही दिख रहा था। थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन वो भी एकदम ना के बराबर। मैं डरते हुए उसके अंदर गई। अंदर जाते ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और मुझको बड़े बड़े और लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी मुझको अंदर से किसी के भागने की आवाज़ आई, जो जंगल के अंदर जा रही थी। मैंने सोचा कि टॉम ही होगा। मैंने बोला कि टॉम, खेल ख़त्म हो गया है, हमको घर जाना होगा। उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। मैं बस सीधे अंदर ही चली जा रही थी। मुझे टॉम की काफ़ी चिंता होने लगी थी, तो मैं उस आवाज़ के पीछे बढ़ती चली गई। अब वहाँ से आवाज़ भी गायब हो चुकी थी और मैं जंगल के काफ़ी अंदर पहुँच चुकी थी। मैं बोली, टॉम हमें घर चलना चाहिए, पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे। लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। आवाज़ टॉम की ही जैसी लग रही थी। उसने मुझसे बोला कि मुझे ढूंढो। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसकी आवाज़ के पीछे भागी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। अब मुझको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैंने चिल्लाते हुए बोला कि टॉम हमें घर चलना चाहिए। लेकिन इस बार कोई भी आवाज़ नहीं आई। पूरा जंगल एकदम शांत और खामोश था। उस खामोशी में मैं बहुत देर तक खड़ी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब मुझे डर लगने लगा था। मुझे पता चल गया था कि शायद टॉम यहाँ नहीं है और मैं किसी चीज़ में फंस चुकी हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मुझे देख रही है और अब मुझको ठंड भी और तेज़ लग रही थी। तब मैं वहाँ से घूमकर वापस आने लगी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जंगल के अंदर पहुँच चुकी हूँ। मैं धीरे धीरे वापस आने लगी, लेकिन जिस तरफ से मैं आई थी वो रास्ता मुझको नहीं मिल रहा था। कुछ देर तक रास्ता ना मिलने के बाद मैं काफ़ी परेशान हो गई और रोने लगी। तभी मुझको ऊपर के पेड़ों से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कि जैसे कोई कुछ खा रहा हो, और वो मेरे ऊपर से आ रही थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ से कोई चीज़ नीचे मेरे सामने गिरी और वो एक मरी हुई मुर्गी थी। उसको देखते ही मुझे पता चल गया था कि वो मेरे पापा की ही पोल्ट्री फार्म का ही था। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाते ही वो चीज़ जो कि ऊपर थी उसने मुझको देख लिया। मैंने भी उसको देखा और उसकी आंखें एकदम लाल थी। मुझको बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी और उसकी परछाई इंसान था या बंदर, मुझको नहीं पता था। वो बस धीरे धीरे पेड़ों से मुझको देखते हुए नीचे उतर रहा था। मैं वहाँ से तुरंत भागने लगी। मुझको यह भी नहीं पता था कि मैं किस ओर भाग रही हूँ। मैं पीछे की तरफ देखते हुए आगे की तरफ भाग रही थी। कुछ दूर भागते भागते मुझे वह लकड़ी की दीवार दिखाई दी और वो छेद जिसके अंदर से मैं निकलकर इस जंगल की तरफ आई थी। मैं जब उस दीवार की तरफ भाग रही थी, मुझको फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ टॉम की ही थी, मुझे ढूंढो। लेकिन मुझे यह तो पता चल गया था कि वो टॉम की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी।
वो आवाज़ सुन के मैं पीछे की तरफ घूमी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया और उस अंधेरे में ढेर सारी लाल चमकती हुई आँखें जो मुझे ही देख रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई बंदर, क्योंकि इतनी रुक रुक के वो मेरी पीछे पीछे आ रही थी। वो ज़्यादा तेज नहीं भाग रही थी। वो एक अजीब सा क्रिएचर था जो मुझको भ्रमित करना चाह रहा था या मुझे पकड़ना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं किसी चीज़ से टकरा गई और नीचे गिर गई। तभी वो मेरे सामने ही खड़ा हो गया और मैं उसकी परछाई को देखते ही चिल्लाने लगी। और तभी मुझको एक आवाज़ सुनाई दी, शांत हो जाओ। और वो कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री के आदमी थे। कभी कभी मेरे पापा से मिलने आया करते थे। उनके पीछे मेरे पापा भी थे। उन लोगों ने तुरंत मुझे देखते ही मुझे गोद में उठा लिया और जंगल से बाहर लाने लगे। मुझको गोद में उठाकर ले जा रहे थे तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के जंगल की तरफ दोबारा देखने लगी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वो लाल आँखें एकदम गायब हो चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और रो रही थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। सबने मुझको शांत कराने की पूरी कोशिश की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आखिर उस जंगल के अंदर गई कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझको मना किया हुआ था। मैंने उनको बताया कि टॉम को ढूंढने गई थी। टॉम और लिसा दोनों इस बार घर के अंदर ही छुपे हुए थे। मैंने उनको यह भी बताया कि मैंने जंगल के अंदर कोई अजीब सा क्रिएचर देखा था और उसने हमारी मुर्गी को भी मार डाला। मिलिट्री के ऑफिसर भी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने मेरी बात पर एक भी विश्वास नहीं किया और उन्होंने पापा से बोला कि शायद यह डर गई होगी, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रही है। उसके बाद उन लोगों ने लकड़ी की दीवार को फिर से ठीक कर दिया और वहाँ से चले गए। मैंने पापा से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं जंगल में हूँ? तो उन्होंने बताया कि जब तुम बहुत देर तक टॉम और लिसा को ढूंढने नहीं आई तो ये दोनों मेरे पास आए और बोले कि तुम मिल नहीं रही हो। उसी वक्त मिलिट्री के कुछ ऑफिसर भी आ गए तो मैं उनके साथ तुमको ढूंढने के लिए निकल गया और तभी पता चला कि तुम यहाँ पर नहीं हो। उसके बाद पापा अपने पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को गिनने के लिए चले गए, जिसमें से उनको पता चला कि 4 मुर्गियाँ कम थी। तब जाकर उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उनकी आंखों को देखकर यह पता चल चुका था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और शायद मेरे बड़े भाई और बहन के खो जाने की वजह शायद यही जंगल है। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वो क्रिएचर कौन था। ये थी पहली स्टोरी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। यह घटना है सदर्न पेंसिल्वेनिया की। मेरे दादाजी अक्सर मुझको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया करते थे और आज तक उनको यह नहीं पता चला कि वो आखिर कौन था। मेरा नाम सिमोन है और यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। यह घटना उनके साथ सदर्न पेंसिल्वेनिया के जंगलों में घटी थी। यह घटना है 1940 की। अब आगे की घटना मैं आपको अपने दादाजी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम डोरियो है। मैं अपनी फैमिली के साथ सदर्न पेंसिल्वेनिया के गांव के आसपास रहता था। वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था, तो हमको हर काम के लिए जंगलों के बीच से होकर ही जाना पड़ता था। मैं एक लकड़ी की कुर्सी बनाने वाली कंपनी में काम करता था। मैं सुबह 7 बजे फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और 1 घंटा जंगल से होने के बाद मैं फैक्ट्री पहुंचता था। मैं जहां रहता था वहां के कई लोग उसी रास्ते से आया जाया करते थे।
तो वहाँ का रास्ता लगभग सबको ही पता था। वह जंगल अपने आप में बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था और बहुत ही विचित्र चीज़ों से भरा हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसी ही एक अजीब घटना मेरे साथ भी घटी थी। मुझे फैक्ट्री से घर जाने में थोड़ा लेट हो गया था। आमतौर पर मैं 7-8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था, लेकिन इस बार मुझे 8 बज चुके थे और मैं फैक्ट्री से निकला भी नहीं था। घर पर मेरे बच्चों की तबीयत भी खराब थी, तो मुझे जल्दी से जल्द घर पहुंचना था। मुझको दवाई भी ले जाकर देनी थी। मैं रात में वहीं जंगलों वाले रास्ते से आ रहा था। आज से पहले मैं कभी इतनी रात को यहाँ से नहीं गुजरा था, लेकिन चांद पूरा निकला हुआ था, तो थोड़ी बहुत रोशनी भी आ रही थी। मैं अपनी टॉर्च लेकर चल रहा था और मेरे दूसरे हाथ में कुछ सामान था और बैग था जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी। रात में जंगल कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। मैं चुपचाप जंगल में चल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। किसी भी चीज़ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझको बस उन्हीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी जो रात में जंगलों में आवाज़ निकालते हैं। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। उनको मेरी चिंता भी हो रही होगी। उस समय मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था जिसमें मैं उनको अपने बारे में बता सकूं। फैक्ट्री से घर जाते वक्त रास्ते में जंगल में बहुत बड़ी झील पड़ती थी, काफ़ी गहरी, और उसमें जमी हुई काई थी, जिसके कारण झील पूरा हरा हो चुका था। तभी मैं घर की तरफ बढ़ ही रहा था तो मैंने देखा कि मेरे जस्ट आगे एक औरत बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो हमारे शहर के आसपास या कहीं भी कोई नहीं पहनता था। उसने अपने पैरों में पुराने ज़माने के छोटे गहने पहने हुए थे। उस टाइम ऐसे गहने मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो मेरे आगे चल रही थी। वह उस झील के पास पहुंचने ही वाली थी कि मैं उसके आगे भागते हुए निकल गया। मुझको लगा कि वो भी शायद कोई फैक्ट्री की वर्कर्स होगी जिसको मेरी तरह रात में निकलने में लेट हो गई होगी। उसके बारे में बताऊं तो उसकी लंबाई मेरे से बहुत ही आधी थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखें आम इंसानों से थोड़ी बड़ी और हाथ काफ़ी लंबे थे। उसके हाथों की उंगलियां छोटी थी, जैसे इंसानों के पैरों की उंगलियां होती हैं। जब मैं उसके आगे से निकला तो सोचने लगा कि आदमी इतना धीमा क्यों चल सकता है। तब मैंने उसके चेहरे को देखा। मैं रुका और पीछे घूमा। मैं उसके करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर था। मैंने उससे पूछा कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? तभी वो वहीं रुक गई और वो कुछ छोटे छोटे कदम लेकर चल रही थी और सर को नीचे की तरफ झुका रखी थी। ऐसा लग रहा था कि उसको पता भी नहीं चला कि मैं उसके बगल से निकल गया हूँ। मेरे सवाल पूछते ही उसने मेरी तरफ देखा और जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, वो इंसान ही नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कोई मोम का बना हो जो कि धीरे धीरे पिघल रहा हो। तभी मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसने मेरी तरफ देखा और अपने हाथों को मेरी तरफ उठाया और मुझे अपने पास आने के लिए बोलने लगी। उसने मुझसे साफ साफ बोला, यहाँ आओ। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो औरत थी या आदमी
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं रुका। मैंने उसको बोला कि मुझे घर जाना है। मैं झील को पार कर चुका था, लेकिन वो आदमी, औरत या छलावा जो भी था, झील के पास ही खड़ा था। मैं कुछ दूर जाकर फिर पीछे घूमा तो देखता हूँ कि वो आदमी झील की गहराइयों की ओर जा रहा है। मुझको यह देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन वह वहीं पर खड़ा रहा। मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहा था और हर 5 सेकंड बाद मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। और जितनी बार मैं पीछे मुड़कर देखता, वो झील में पहले से भी ज़्यादा अंदर जा रही थी। वो पहले झील के अंदर कमर तक डूब गई थी, उसके बाद अपने सीने तक, फिर कंधे तक। आखिरी बार जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे ही देख रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं आखिरी बार घूमा तो वो झील के अंदर पूरा डूब चुकी थी और गायब हो चुकी थी। पता नहीं वो बला क्या थी, और मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। मैं जब भाग रहा था तो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रही होगी, लेकिन उस वक्त उस घने जंगल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी डरा हुआ था। हालांकि वो सिर्फ मुझे अपने पास ही बुला रही थी। उसके अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला और ना ही मेरे साथ कुछ किया। यह सब चीज़ मेरे मन में बार बार चल रही थी, और इन सब चीज़ों से मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि जंगल में जिन कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ उस झील के पास आकर ख़त्म हो चुकी थी और मुझको ठंड लगना भी बंद हो गई थी। जैसे ही मैं झील से थोड़ा दूर आया और वो आदमी पूरा झील के अंदर चला गया, वो आवाज़ फिर से चालू हो गई। मैं भागते हुए घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैंने अपने दोनों बच्चों को दवाइयाँ दी, क्योंकि बुखार से दोनों कांप रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को भी ये सब बातें बताई, लेकिन वह इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने मेरी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये घटना मेरे दादाजी हम लोगों को अक्सर बताया करते थे। जितनी बार भी ये घटना बताते थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि आखिर वह चीज़ थी क्या, और वो कौन था, पानी में कैसे चला गया। यही सब सोचते सोचते 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरह दादाजी इस घटना को बताते थे और उनकी आंखों में देखता था, तो मुझे यह ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। ये जो लास्ट वाली स्टोरी मैंने आपको बताई, ये कुछ लव डेथ एंड रोबोट वाले सीरीज़ की कुछ याद दिलाती थी मुझे। पता नहीं एपिसोड का नाम तो मुझे याद नहीं है ठीक से, मगर वैसी ही लगी। खैर, मिलते हैं किसी और कहानी में। गुड नाइट।